1919 का पंजाब राजनीतिक और आर्थिक संकट से जूझ रहा था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश वादे खोखले निकले, स्वशासन की उम्मीदें टूट गईं और प्रशासन ने दमनकारी रवैया अपना लिया। महंगाई, कर और फसल खराबी ने किसानों को हताश कर दिया, जिससे विरोध की चिंगारी भड़क उठी। इसी माहौल में रॉलेट एक्ट लागू हुआ, एक ऐसा कानून जिसने बिना मुकदमे के गिरफ्तारी और कैद को वैध बना दिया। नागरिक स्वतंत्रता लगभग खत्म हो गई। महात्मा गांधी ने इस काले कानून के खिलाफ देशव्यापी सत्याग्रह का आह्वान किया, जिसे पंजाब में जबरदस्त समर्थन मिला। अमृतसर, सिखों का पवित्र नगर और व्यापारिक केंद्र, विरोध का मुख्य केंद्र बन गया। यहाँ की जनता ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ एकजुट थी। डॉ. सैफुद्दीन किचलू और डॉ. सत्यपाल के नेतृत्व में शांतिपूर्ण हड़तालें हुईं, जिससे पूरा शहर ठहर गया। इन नेताओं ने हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत किया, जो ब्रिटिश फूट डालो और राज करो नीति के खिलाफ थी। इन प्रदर्शनों की अनुशासित और शांतिपूर्ण प्रकृति ने सत्याग्रह की ताकत दिखाई। पंजाब के गवर्नर माइकल ओडवायर इस राष्ट्रवादी लहर को हर कीमत पर दबाना चाहते थे। वे हर राजनीतिक गतिविधि को ब्रिटिश सत्ता के लिए खतरा मानते थे। प्रशासन संवाद के बजाय टकराव के लिए तैयार था। एक तरफ निहत्थी जनता अपने अधिकारों की मांग कर रही थी, दूसरी तरफ उपनिवेशवादी सत्ता दमन के लिए तैयार थी। पंजाब एक विस्फोटक मोड़ पर था, जहां एक चिंगारी पूरे आंदोलन को जला सकती थी। अप्रैल 1919 में अमृतसर में रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध चरम पर था। गांधी जी की हड़ताल ने हिंदू, सिख, मुस्लिम समुदायों को एकजुट कर दिया। 9 अप्रैल को रामनवमी का त्योहार राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बन गया। लोगों ने एक साथ जुलूस निकाले, एकता और आजादी के नारे लगाए। प्रशासन ने इस एकता को खतरे के रूप में देखा और सख्त कार्रवाई का फैसला किया। 10 अप्रैल को डॉ. सत्यपाल और डॉ. किचलू को मीटिंग के बहाने बुलाकर गुपचुप गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे ही गिरफ्तारी की खबर फैली, हजारों लोग शांतिपूर्वक अपने नेताओं की रिहाई की मांग के लिए डिप्टी कमिश्नर के घर की ओर बढ़े। प्रशासन ने संवाद के बजाय बल प्रयोग का रास्ता चुना। सिविल लाइंस की ओर बढ़ती भीड़ को रेलवे पुल पर सैनिकों ने रोक दिया। बिना किसी गंभीर उकसावे के सैनिकों ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी। कई मारे गए, कई घायल हुए। इस बर्बरता से भीड़ का गुस्सा भड़क उठा और विरोध हिंसक हो गया। सरकारी इमारतों पर हमले हुए, टेलीग्राफ की तारें काटी गईं। प्रशासन ने इन घटनाओं को विद्रोह बताकर मार्शल लॉ लागू कर दिया और अमृतसर पर आतंक का साया छा गया। 13 अप्रैल, बैसाखी का दिन, पंजाब के लिए खास, सिखों के लिए पवित्र। हजारों लोग अमृतसर आए, अधिकतर त्योहार मनाने और स्वर्ण मंदिर के दर्शन के लिए। इनमें से कई लोग शहर के राजनीतिक तनाव और मार्शल लॉ से अनजान थे। उसी सुबह जनरल डायर ने 4 से अधिक लोगों की सभा पर प्रतिबंध का आदेश दिया, लेकिन यह आदेश ठीक से प्रचारित नहीं हुआ, खासकर जलियांवाला बाग के पास। दोपहर तक जलियांवाला बाग में हजारों लोग जमा हो गए, कुछ विरोध के लिए, बाकी परिवार सहित त्योहार मनाने। बाग चारों ओर से ऊंची दीवारों से घिरा था। प्रवेश द्वार संकरे थे। सभा शांतिपूर्ण थी। लोग अपने नेताओं की रिहाई और नागरिक अधिकारों की मांग कर रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह उत्सव का दिन कुछ ही पलों में भयावह त्रासदी में बदल जाएगा। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में भीड़ को ब्रिटिश सत्ता के लिए चुनौती माना। उसका इरादा सिर्फ भीड़ को तितर-बितर करना नहीं, बल्कि डर का स्थायी माहौल बनाना था। 5:15 बजे डायर 50 सैनिकों और 2 बख्तरबंद गाड़ियों के साथ बाग के मुख्य द्वार पर पहुंचा। गाड़ियां अंदर नहीं जा सकीं, लेकिन सैनिकों ने ऊंचे प्लेटफॉर्म से भीड़ पर सीधा निशाना साधा। बिना चेतावनी दिए डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया। सैनिकों ने सबसे घनी भीड़ पर फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की बौछार से बाग में अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन दीवारें और संकरे रास्ते रास्ता रोक रहे थे। सैनिकों ने भागती भीड़ पर नीचा निशाना साधा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मारे जाएं। फायरिंग 10-15 मिनट तक चली। करीब 1650 गोलियां चलाई गईं, जब तक गोला बारूद लगभग खत्म नहीं हो गया। डायर खुद फायरिंग की दिशा तय करता रहा, खासकर उन दरवाजों की ओर जहां लोग भागने की कोशिश कर रहे थे। बैसाखी का त्योहार मनाने आए निर्दोष नागरिकों का बाग एक पल में मौत के मैदान में बदल गया, सिर्फ एक निर्दयी आदेश पर। जलियांवाला बाग की दीवारें और संकरे रास्ते लोगों के लिए मौत का फंदा बन गए। भगदड़ में कई लोग कुचल गए। मुख्य द्वार सैनिकों से घिरा था। जान बचाने के लिए सैकड़ों लोग बाग के कुएं में कूद गए। कुआं जल्दी ही लाशों से भर गया। बाद में वहां से 120 शव निकाले गए।
कुछ लोग मंच के पीछे या जमीन पर लेटकर छुपने की कोशिश करते रहे, लेकिन गोलियां वहां भी पहुंच गईं। गोलीबारी के बाद भी पीड़ा खत्म नहीं हुई। डायर ने घायलों के लिए कोई मदद नहीं भेजी। रात को कर्फ्यू लगा दिया गया, जिससे कोई भी अपने परिजनों की मदद के लिए बाग नहीं पहुंच सका। घायल लोग पूरी रात तड़पते रहे, कई ने अंधेरे में ही दम तोड़ दिया। अगली सुबह बाग में लाशें बिखरी थीं, हर तरफ खून के धब्बे थे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 369 लोग मारे गए। कांग्रेस की जांच में मृतकों की संख्या करीब 1000 बताई गई। पीड़ित परिवारों की कहानियां आज भी उस दर्द और सदमे की गवाही देती हैं जो पूरी पीढ़ी पर छा गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड की खबर दबाने की कोशिश की गई, लेकिन सच्चाई सामने आते ही पूरे देश में गुस्से और शोक की लहर दौड़ गई। ब्रिटिश न्याय की छवि हमेशा के लिए टूट गई। अब उनका असली चेहरा सामने था। गांधी जी ने इसे मानवता के खिलाफ अपराध बताया और सत्याग्रह वापस ले लिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने विरोध में अपनी नाइटहुड लौटा दी। कांग्रेस ने अपनी जांच शुरू की, जिसमें सैकड़ों गवाहियों ने प्रशासन की क्रूरता उजागर की। मार्शल लॉ के तहत लोगों को सार्वजनिक रूप से अपमानित और प्रताड़ित किया गया। फ्लॉगिंग, क्रॉलिंग ऑर्डर जैसी अमानवीय सजाएं दी गईं। यह घटना पूरे देश में राष्ट्रवाद की आग बन गई। लाखों भारतीयों की राजनीतिक चेतना जाग उठी। जलियांवाला बाग के शहीदों की कहानियां गीतों, कविताओं और नाटकों में जीवित रहीं। ये स्थान स्वतंत्रता संग्राम का पवित्र तीर्थ बन गया, आजादी की कीमत का प्रतीक। देश ने संकल्प लिया कि अब ब्रिटिश राज को हमेशा के लिए खत्म करना है। ब्रिटिश सरकार ने बढ़ते विरोध के दबाव में हंटर कमीशन बनाया, लेकिन इसकी प्रक्रिया पक्षपाती थी। भारतीय सदस्यों की आपत्तियां अनदेखी कर दी गईं। जनरल डायर ने खुलेआम स्वीकार किया कि उसका मकसद भीड़ को डराना और सबक सिखाना था। अगर मशीनगनें अंदर जा पाती तो और भी ज्यादा लोग मारे जाते। उसने घायलों की मदद से इनकार किया और अपने कृत्य पर कोई पछतावा नहीं दिखाया। हंटर कमीशन की रिपोर्ट ने डायर को हल्की फटकार दी, लेकिन उसे हत्याकांड का दोषी नहीं ठहराया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ओडवायर को भी लगभग बरी कर दिया गया। भारतीय सदस्यों की कड़ी आलोचना वाली रिपोर्ट को नजरअंदाज कर दिया गया। ब्रिटेन में डायर को पंजाब का रक्षक बताकर सम्मानित किया गया। उसके लिए चंदा इकट्ठा हुआ। यह भारतीयों के लिए गहरा अपमान था। यह दिखाता था कि ब्रिटिश नजर में भारतीयों की जान की कोई कीमत नहीं। इस अन्यायपूर्ण जांच ने भारतीयों को ब्रिटिश साम्राज्य से और दूर कर दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का निर्णायक मोड़ था। इससे पहले कई नेता ब्रिटिश न्याय में भरोसा रखते थे, लेकिन अब यह भ्रम टूट गया। अब मांग सिर्फ सुधारों की नहीं, पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वराज्य की होने लगी। गांधी जी ने महसूस किया कि अब ब्रिटिश सरकार से सहयोग असंभव है और 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया। उन्होंने ब्रिटिश वस्तुओं, अदालतों, स्कूलों और सरकारी सेवाओं के बहिष्कार का आह्वान किया। इस घटना ने लाखों भारतीयों को पहली बार आजादी की लड़ाई में सक्रिय कर दिया। कई युवाओं ने अहिंसा के रास्ते को छोड़कर सशस्त्र संघर्ष का रास्ता चुना, जैसे भगत सिंह, जो इस घटना से गहराई से प्रभावित हुए। जलियांवाला बाग ने क्रांतिकारी आंदोलन को भी नई ऊर्जा दी। यह घटना धर्म, जाति, क्षेत्र की सीमाओं को पार कर राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बन गई। इसकी गूंज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुंची। ब्रिटिश सभ्यता का असली चेहरा उजागर हुआ। शहीदों की कुर्बानी ने आजादी की लड़ाई को जन आंदोलन में बदल दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे काले अध्यायों में से एक है। यह भारत की सामूहिक स्मृति में गहरे दर्द के रूप में दर्ज है। ये घटना औपनिवेशिक क्रूरता और आजादी की कीमत का स्थायी प्रतीक बन गई। बाग की दीवारें और कुआं आज भी उस अपराध की मूक गवाही देते हैं। इस घटना ने गांधी जी को जन आंदोलन का नेता बनाया और क्रांतिकारियों को प्रेरित किया। आज जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक है। यह नई पीढ़ियों को आजादी के संघर्ष और मानवाधिकारों की अहमियत सिखाता है। शहीदों की याद में यहाँ हर दिन लोग श्रद्धांजलि देने आते हैं। ब्रिटिश सरकार से औपचारिक माफी की मांग आज भी जारी है। यह घटना इतिहास का सबक है कि सत्ता का दुरुपयोग कितना खतरनाक हो सकता है। अमृतसर का यह बाग आज भी मानव आत्मा की आजादी की पुकार का प्रतीक है।